डीडी किसान, बदलते भारत की शान। आगे पीछे जो करते हैं टेबल पे। नमस्कार, स्वागत है आपका किसान समाचार में। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के श्यामपुर में पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना का 17 दिसंबर को करेंगे भूमि पूजन। इस कार्यक्रम के साथ ही जिला स्तरीय किसान सम्मेलन का होगा आयोजन। प्राकृतिक खेती धीरे धीरे बनती जा रही है समय की मांग। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए केंद्र के साथ राज्य सरकारें भी कर रही हैं भरसक प्रयास। कम लागत में ज्यादा उत्पादन के साथ किसानों की आमदनी बढ़ाना है मूल उद्देश्य। हर किसान एक गाय गोद ले ले। उत्तर प्रदेश में गौवंशों की समस्या का हो सकता है समाधान। उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग और मॉडल बायोगैस समूह के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित संगोष्ठी में विशेषज्ञों की राय। राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में शीतलहर जारी। ठंड के साथ आज सुबह छाया रहा कोहरा। गाड़ी चलाने वालों को हुआ मुश्किलों का सामना। ठंड बढ़ने के बावजूद दिल्ली को प्रदूषण से नहीं मिल पा रही है राहत। राजधानी में AQI फिर पहुंचा 400 के पार। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। मध्य प्रदेश के श्यामपुर में रविवार को पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना के अंतर्गत जल सम्मेलन आयोजित किया गया। इस परियोजना का भूमि पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 दिसंबर को करेंगे। इसके साथ ही 17 दिसंबर को इस परियोजना का भूमि पूजन कार्यक्रम के साथ ही जिला स्तरीय किसान सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर विधायक सुदेश राय ने कहा कि सरकार अनेक परियोजनाओं के माध्यम से किसानों के लिए सिंचाई आपूर्ति के इंतजाम कर रही है ताकि किसानों को अपनी फसलों के पर्याप्त जल मिल सके। इससे फसल उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ किसानों की आय में भी बढ़ोतरी होगी। पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना से जिले के अनेकों गांवों के किसान लाभान्वित होंगे। इस परियोजना से आमजन को पेयजल एवं किसानों को सिंचाई के लिए जल उपलब्ध होगा। और प्राकृतिक खेती धीरे धीरे समय की मांग बनती जा रही है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए केंद्र के साथ राज्य सरकारें भी भरसक प्रयास कर रही हैं। इसका मूल उद्देश्य कम लागत में ज्यादा उत्पादन के साथ किसानों की आमदनी बढ़ाना है। हमारे संवाददाता शमीम अख्तर ने दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा का दौरा किया और जाना कि वहां के किसानों को प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन कैसे मिला और वो इसकी खेती कैसे कर रहे हैं। प्राकृतिक खेती समय की मांग है। ये खेती का एक ऐसा तरीका है जिसमें केमिकल्स, फर्टिलाइज़र्स उसका इस्तेमाल नहीं होता है। आप यहाँ देख रहे हैं ये जो सब्जियाँ हैं, हर तरह की इसमें सब्ज़ी है। मूली है, गाजर है, आलू है, घिया है, बैंगन है। ये जो खेती की है यहाँ के बहुत बड़े किसान हैं ग्रेटर नोएडा में, रामपाल भाटी जी हैं। उन्होंने ये सारी खेती की है। वो प्राकृतिक खेती करते हैं यहाँ पे। तो आइए अब हम बात करते हैं भाटी जी से कि वो प्राकृतिक खेती जो कर रहे हैं तो इसका उन्हें प्रोत्साहन कहाँ से मिला है। प्रोत्साहन हमें वहाँ से मिला कि हम जो सब्जियाँ खाते थे, मैं भी शहर में रहता था, दिल्ली में मैंने नौकरी करी है। हमने सोचा कि हमारे पास ज़मीन है, अपनी ज़मीन का इस्तेमाल करें। हम जो प्राकृतिक खेती बोएं, बीज खाद अपना जो अपने घर का खाद जो हो, ये गोबर का, स्वच्छ गोबर का, गाय भैंस का जो गल सड़ जाता है उसे ही डालें खेतों में। डालने के बाद ही इसे खाते हैं। हम बिल्कुल देसी खेती करते हैं यहाँ, इसमें कोई मिलावट नहीं है। हम बिल्कुल कोई बाहर का खाद नहीं डालते। इसमें
लागत भी कम ही आती है अगर हम खुद से करते हैं। ये ना के बराबर लागत होता क्या है कि हमारे गाय भैंस सबके बंधी हुई हैं, गाय भैंस हैं, उनका गोबर को हम एक साथ इकट्ठा घेरते हैं, उसके बाद में जब वो गल सड़ जाता तो अपने खेतों में डालें, उससे उगाई होगी तो ये स्वास्थ्य रहेगा, हमारा सही रहेगा, बच्चों का सही रहेगा। इसमें ये होता है कि बहुत कम कीमत में, बहुत कम लागत में खेती हो जाती है। अच्छा, सरकार ने भी इसको काफ़ी बढ़ावा दिया है। सरकार की एक स्कीम है जिसको हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन, से भी आपने प्रोत्साहन लिया है? प्रोत्साहन इसी से लिया था हमने पहले जाके, कि समाचारों में आता था कि भाई ये तो हमने तो सीखा उनसे कि भाई ये तो यूरिया है, DAP है, फला है, पता नहीं कितने आ रहे, हमने ये सब छोड़ दिया। हमने तो उसी के, सरकार ने जो हमसे कहा हमने वही लागू किया और हम आप फल फूल रहे हैं, हमारे सारे बच्चे ठीक है, परिवार ठीक है। जो गवर्नमेंट दे रही है बहुत अच्छा सलाह है, सरकार हमारा बहुत अच्छा दे रही है सभी किसानों के लिए। प्राकृतिक खेती में बाहर के जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स हैं, खाद है, उसका इस्तेमाल नहीं होता है, तो इससे मिट्टी अच्छी हो जाती है। तो हमारी सेहत पे इसका कितना अच्छा असर पड़ता है? इतना असर पड़ेगा कि मैं तो कहता हूँ दीर्घायु जिएगा इंसान, लंबा चलेगा इंसान। इसमें कोई वो थोड़ी, जब हम केमिकल नहीं खाएंगे, शुद्ध खाना खाएंगे। पहले भी तो किसान थे, 100 साल जीते थे, 125 साल जीते थे, आज 60-70 साल पर पहुँच गए आदमी। मैं नोएडा में 3-4 साल पहले से मैं दवाइयाँ लेने लगा था, BP की और शुगर की। आज मैं कोई दवाई नहीं लेता, कोई भी दवाई मैं इस्तेमाल नहीं करता, बिल्कुल। सुबह शाम आप देख रहे होंगे यहाँ ये पार्क मैंने बना रखा, तो यहाँ नंगे पैर दौड़ लगाते हैं हम। सुबह 5:30 बजे उठ जाते हैं, दौड़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, नॉर्मल, ना हमारा BP रहा, ना अब कोई हमारा शुगर रहा, हम तो बिल्कुल साफ है। तो सरकार भी इसको बढ़ावा दे रही है, इसलिए सरकार कई स्कीमें चला रही है। तो ऐसे में अब जो भी किसान अभी इसकी तरफ नहीं आए हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश? हर से मेरा ये कहना किसान लोगों से, किसान भाइयों से, कि ज़्यादा से ज़्यादा जो अपनी यही खेती करें। हमारी जो खेती है ना, बिल्कुल नेचुरल खेती करें। हमें इधर उधर खाद बीज वो नहीं करना, अपना घर का उगाओ, उसी का बीज बनाओ, उसी को फिर बो, अपना खाद जो ये प्राकृतिक खेती करो। सबके यहाँ ज़मीन है, बिना ज़मीन के कोई नहीं है, तो थोड़ी मेहनत करें। अगर एक परिवार करेगा तो एक परिवार ने खाया, उससे 2 भी खाएंगे। अगर 2 परिवार ने कर ली, 10 परिवार ने कर ली, तो हो सकता है सारा गांव ही खाएगा। मैं टोटल सब्जियां घर की खाता हूँ, और सब्जियां मेरे एक वैरायटी नहीं है, आप यहाँ से वहाँ तक देख लें कि कम से कम 20-22 वैरायटी मैंने वो रखी। आलू है, गाजर है, मटर है, टमाटर है, गोभी है, बैंगन है, लंबे भी हैं, गोल वाले भी हैं, चना है, और चंपा मेथी है, प्याज है, पालक है, घिया है, गोल भी हैं, चकई हैं, चुकंदर हैं, सलगम हैं, सिंगरी हैं, मूलियां हैं। अगर हम ये प्राकृतिक खेती करेंगे ना, तो सभी को लाभ है। तो ये थे रामपाल भाटी जी, जो जोर दे रहे थे कि प्राकृतिक खेती ही अपनाना चाहिए, और सरकार का भी अपना एक मिशन है जो प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है। इसलिए सरकार की स्कीम है नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, जिसमें लगभग 1 करोड़ किसानों को जोड़ने का सरकार का इसमें प्लान है, और 7.5 लाख हेक्टेयर में इसकी खेती की जाएगी। किसान समाचार के लिए कैमरामैन अनिल ठाकुर के साथ मैं शमीम अख्तर, नोएडा। और उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग और मॉडल बायोगैस समूह के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित संगोष्ठी में उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्त ने कहा कि हर किसान एक गाय को गोद ले तो उत्तर प्रदेश में गौवंशों की समस्या का समाधान हो जाएगा। गौवंश आधारित प्राकृतिक खेती न केवल मिट्टी के बायोमास को बढ़ाकर कृषि भूमि को सुधारने में मदद करेगी, बल्कि ये ग्रामीण क्षेत्रों में गौपालन से जुड़े अन्य कुटीर उद्योगों को भी बढ़ावा देगी। गुप्त ने कहा कि प्राकृतिक खेती द्वारा हम अपने समाज को रसायन मुक्त भोजन भी उपलब्ध करवा सकेंगे। इससे न केवल किसानों का कल्याण होगा, अपितु समग्र समाज को स्वस्थ और सुरक्षित आहार मिलेगा। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर कमल टावरी ने गौशालाओं की आर्थिक स्थिति पर कहा कि गौशालाओं को तब तक आत्मनिर्भर नहीं बनाया जा सकता जब तक गवर्नमेंट से उन्हें आर्थिक लाभ नहीं प्राप्त होगा। गौशालाओं को अनुदान पर आश्रित रखने के बजाय हमें उन्हें एक ठोस बिजनेस मॉडल के तहत चलाने की दिशा में काम करना होगा। इस समस्या को हल करने के लिए हमें एक उपयुक्त बिजनेस मॉडल जल्द से जल्द प्रदेश में लागू करना होगा, जो गौशालाओं को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बना सके। PS ओझा ने कहा कि बायोगैस प्लांट केवल गवर्नमेंट से उत्पन्न अवशेषों का उपयोग करने का एक तरीका नहीं है, बल्कि ये किसानों को सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करने में भी मदद करता है। इसके साथ ही गवर्नमेंट से प्राप्त अवशेषों से जैविक खाद का उत्पादन किया जा सकता है, जो प्राकृतिक खेती के लिए अत्यंत लाभकारी है।
छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार को 1 साल पूरा हो गया है। 1 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि महतारी वंदन योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ छत्तीसगढ़ की जनता को मिल रहा है। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी की गारंटी और 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में छत्तीसगढ़ की भूमिका का जिक्र किया। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार के कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा हो चुका है। इस 1 वर्षों में सरकार ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सर हैं, उनसे बातचीत करेंगे। किस तरह की उपलब्धियां रही 1 साल में? 13 दिसंबर हमारी सरकार का 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ और ये 1 साल कैसे बीता पता ही नहीं चला और मोदी की गारंटी को पूरा करने में हमारी सरकार लगी रही। 2023 के विधानसभा चुनाव में मोदी की गारंटी में जो भी वादा हमारी पार्टी का था, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का था, उसको अधिकांश जो बड़े बड़े वादे थे सबको पूरा करने का काम हमारी सरकार ने किया है। सबसे बड़ा काम तो जो 18 लाख लोग कांग्रेस की सरकार में प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे और मोदी की गारंटी में वादा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री का पहला काम होगा कि 18 लाख वंचित लोगों को प्रधानमंत्री आवास दिलाना। और मैं ये गौरव के साथ बताना चाहूँगा कि 13 दिसंबर 2023 को सरकार शपथ ली और अगले ही दिन 14 दिसंबर को पहला कैबिनेट बुलाकर 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दे दिए। इन 1 सालों में बस्तर में लगातार इनकाउंटर हो रहा है और सरकार एक पुनर्वास नीति चला रही है, इसको भी थोड़ा समझाइएगा। जब से सरकार में आए हैं नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। हमारे सुरक्षा बल के जवान बड़े बहादुरी के साथ उत्साह के साथ लड़ रहे हैं और आज डबल इंजन की सरकार है, उसका भी लाभ मिल रहा है। और हमारे यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी स्वयं सरकार बनने के दूसरे ही महीना यहाँ पर आकर हम लोगों का हौसला अफजाई किए, हमारे सुरक्षा बलों का हौसला अफजाई किए और इसका परिणाम हुआ कि हमारे जवान बहादुरी के साथ लड़ रहे हैं और अभी 1 साल के अंदर 220 से ज़्यादा नक्सली मार गिराए हैं और 1,500 से ज़्यादा नक्सली या तो आत्मसमर्पण किए हैं या उनकी गिरफ्तारी हुई है। एक और योजना है आपके यहाँ जिसकी चर्चा पूरे भारत में है, महतारी वंदन योजना। विधानसभा चुनाव में मास्टर स्ट्रोक था, इसको किस रूप में? 70 लाख से ज़्यादा माता बहनों को महतारी वंदन योजना की राशि हर महीना 1 या 2 तारीख को ही उनके खाता में भेजने का काम करते हैं। और आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में अच्छा काम हो रहा है। जब हम कार्यक्रमों में जाते हैं तो भारी संख्या में महिलाएं भारी उत्साहित मिलती हैं और हमको जानकारी भी मिल रही है कि इससे कई अच्छे काम भी कर रहे हैं। सारंगढ़ में एक गांव है दानसरा, मुझे जानकारी मिली है कि वहाँ की माताएं बहनें महतारी वंदन का पैसा इकट्ठा करके वहाँ श्री राम मंदिर निर्माण का काम भी शुरू कर चुकी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करना है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है कि आने वाला 2047 को जब शताब्दी मनाएंगे तब ये देश विकसित भारत के रूप में खड़ा होगा। तो हम लोग भी छत्तीसगढ़ वासियों का फर्ज है कि विकसित छत्तीसगढ़ खड़ा करके प्रधानमंत्री जी के संकल्प को पूरा करने में सहयोग दें और उस दिशा में हमारी सरकार भी काम कर रही है। 4 सालों में क्या नई रणनीति? मोदी जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, हर घर में सुख हो, समृद्धि हो, हर लोगों तक शिक्षा पहुँचे, चिकित्सा पहुँचे, पानी पहुँचे, बिजली पहुँचे और हर क्षेत्र में विकास हो। और मोदी की गारंटी तो हम पूरा करेंगे ही, लेकिन छत्तीसगढ़ में खुशहाली ही खुशहाली हो,
ये हमारा आने वाले 4 साल का लक्ष्य है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को, जिनका साफ तौर पे कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सपना देखा है भारत को विकसित भारत करने का, वो सपना हम 2047 तक पूरा करेंगे। अपने कैमरा की सोमदत्त साहू के साथ सोमेश पटेल, डीडी न्यूज़, छत्तीसगढ़। और बिहार के सोनपुर मेले में कृषि विभाग बिहार सरकार द्वारा कृषि प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें किसानों को नई नई तकनीक की जानकारी दी गई। वहीं मेले में लगाए गए स्टॉल में कृषि संबंधित नई तकनीक के उपकरण की जानकारी भी किसानों को दी गई। कृषि प्रदर्शनी में किसानों को सम्मानित भी किया गया। निजी क्षेत्र में पौधा प्रवर्धन केंद्र को प्रथम पुरस्कार, इंडियन रॉयल नर्सरी को द्वितीय पुरस्कार, घर संसार एवं मीणा मशरूम को तृतीय पुरस्कार दिया गया। इस अवसर पर जिला कृषि पदाधिकारी, सारण निदेशक, उद्यान विभाग, पौध संरक्षण विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। सर्दी के मौसम में ठंडी हवाएं और गिरते तापमान न सिर्फ इंसानों के लिए चुनौती बनते हैं, बल्कि वन्य जीवों के लिए भी ये समय बेहद कठिन होता है। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड को देखते हुए इंदौर के चिड़ियाघर में जानवरों के लिए खास इंतजाम किया गया है। जिन बाड़ों में हीटर की जरूरत महसूस की गई, वहां पर हीटर लगाकर राहत दी जा रही है। वहीं कुछ जीवों को कंबल की व्यवस्था भी उनके लिए की गई। जानवरों को गर्माहट प्रदान करने के लिए लकड़ी के तख्ते बिछाए गए। ये जमीन को ठंडे होने से बचाने के साथ जानवरों के लिए आरामदायक स्थान तैयार करते हैं। सर्दी में वन्य जीवों की स्थिति पर लगातार नजर रखने के लिए डॉक्टरों की टीम भी तैनात है। इसके अलावा जानवरों के स्वास्थ्य की नियमित जांच के लिए उन्हें विशेष आहार और दवाइयां भी दी जा रही हैं। ऊर्जा संरक्षण की दिशा में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की सफलता देखते ही बन रही है। गुजरात के मेहसाणा जिले के मोढेरा गांव जरूर आना चाहिए। इस गांव में हर वक्त बिजली तो आती है, लेकिन बिल नहीं आता। है ना कमाल की बात? देखिए हमारी ये रिपोर्ट। देश के कई गांवों में जहां आज भी बिजली की समस्या है, वहीं इस गांव में 24 घंटे बिजली रहती है। आज के समय में बिजली का भारी भरकम बिल भी कई घरों के लिए मुसीबत का सबब बना रहता है। लेकिन सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पीएम सूर्य घर योजना की वजह से गुजरात के मेहसाणा जिले के मोढेरा गांव वालों को जहां बिजली का संकट नहीं है, वहीं बिजली का बिल भी नहीं देना पड़ता। सरकार ने इस गांव के हर घर में 1 किलोवाट क्षमता का सोलर पैनल निःशुल्क उपलब्ध कराया है, जिससे ग्रामीणों को कई तरह के लाभ हो रहे हैं। हमारे पूरे गांव में 1 किलोवाट की सोलर पैनल लगवाने से हमारे बिल को भरने का कोई डर होता नहीं है और हमारे अकाउंट में पैसा जमा हो जाता है। मेरा मोदी जी का खूब खूब धन्यवाद और गुजरात सरकार का खूब खूब धन्यवाद मानते हैं। ये सब पूरे भारत देश में पहला सूर्य गांव बनाने के लिए मोदी साहब का हम खूब खूब आभारी है। सूर्य घर योजना अंतर्गत पूरे गांव में 1 किलोवाट की सोलर पैनल लगवाई है और सोलर पैनल लगवाने से पूरे गांव में बहुत आर्थिक रूप से फायदा हुआ है। इस योजना ने इस गांव की काया पलट दी है और इस गांव को सोलर विलेज बनाने का गौरव प्राप्त हुआ है। जहां लोगों को बिजली का संकट नहीं झेलना पड़ रहा, वहीं सौर ऊर्जा से उत्पन्न अतिरिक्त बिजली की आय उनके खाते में जमा होती है। इसके अलावा बच्चों की पढ़ाई अब बिना किसी रोक टोक हो रही है। गांव में छोटे व्यवसाय जैसे पार्लर और डेयरी को भी विशेष लाभ मिल रहा है। इस योजना से रोजगार सृजन भी हो रहा है। हमारे गांव में सूर्य घर योजना पूरे गांव में लग चुकी है। पहले लाइट बिल हमारे मंथली 1000 से 1100-1200 रुपया आता था। ये सोलर प्लांट लगने के बाद आज लाइट बिल 0 आता है। आज पूरा गांव का छोटा बड़ा धंधा करने वाला और प्रत्येक घरों वाले लोग देश के यशस्वी वडाप्रधान नरेंद्र भाई मोदी से बहुत खुश है और उसका आभार व्यक्त करता है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को जमीनी स्तर पर लोकप्रिय बनाने के लिए शहरी स्थानीय निकायों और पंचायतों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। ये पहल न केवल पर्यावरण के लिए हितकारी है, बल्कि ग्रामीण विकास की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। बढ़ रही ठंड ने एक तरफ जहां लोगों की परेशानी बढ़ा दी है, वहीं दूसरी तरफ किसानों में खुशी है, क्योंकि ये स्थिति रबी की फसल और सब्जियों के लिए फायदेमंद है।
विशेषज्ञों की माने तो सर्दी के देर से शुरू होने के कारण ही अब तक सब्जियों के भाव में गिरावट नहीं आई। टमाटर, बैंगन आदि ठंड के मौसम की सब्जियों के लिए ठंड का होना जरूरी होता है। ठंड न होने की वजह से इनमें फल कम लगते हैं, जो फूल आते हैं वो भी सूख जाते हैं। इससे दवाओं का छिड़काव भी ज्यादा करना पड़ता है। इस वर्ष ठंड देर से शुरू हुई, पूरा नवंबर निकल गया लेकिन ठंड का असर भी नहीं दिखा। इस कारण सब्जियों की पैदावार में कमी आई है। सर्दी बढ़ने के साथ ही पैदावार बढ़ जाएगी। और राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में शीतलहर के साथ काफी ठंड पड़ रही है। पिछले कुछ दिनों से पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी की वजह से दिल्ली में तापमान गिरकर 6.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आज सुबह काफी ठंड के साथ कोहरा भी छाया रहा। वहीं उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद में ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। लोगों का कहना है कि ठंड का असर अब जनजीवन पर भी पड़ रहा है। सुबह सुबह गाड़ी चलाने वालों को काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है। और ठंड यकीनन बढ़ चुकी है, साथ ही दिल्ली को प्रदूषण की राहत नहीं मिल पा रही है। दिल्ली में फिर AQI 400 पार पहुंच गया है, जो कि बहुत खराब श्रेणी में आता है। आज दिल्ली के प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई करेगा। इसके मद्देनजर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन की नीति के अमल को लेकर गाइडलाइन भी तय हो सकती हैं। और आइए अब जानते हैं कि किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। गुजरात के किसान भिंडी की पकी पौध की तुड़ाई कर लें। गुजरात में इस समय ज्वार, लहसुन, गेहूं, धनिया, जीरा, टमाटर और बैंगन की बुवाई की जा सकती है। यहाँ के कपास किसान इनकी फसलों की आवश्यकता अनुसार हल्की सिंचाई करें। राजस्थान में इस समय गेहूं और जौ की बुवाई की जा सकती है। साथ ही यहाँ के किसान टमाटर, फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली के पौधों का रोपण कर लें। महाराष्ट्र के कोंकण के किसान सुपारी की पकी पौध की कटाई जारी रखें। कोंकण में इस समय धान की नर्सरी लगाई जा सकती है। साथ ही यहाँ के किसान इस मौसम में सरसों, मूंगफली और तरबूज की बुवाई कर सकते हैं। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में किसान गेहूं और ज्वार की बुवाई कर लें। महाराष्ट्र के विदर्भ में किसान कपास की पकी फसलों की कटाई जारी रखें। तेलंगाना के उत्तरी तेलंगाना के किसान धान की नर्सरी लगा लें। वहीं दक्षिणी तेलंगाना में उड़द और मूंग की बुवाई की जा सकती है। तेलंगाना के किसान मिर्च को थ्रिप्स से बचाने के लिए जरूरी दवाएं छिड़क लें। यहाँ हल्दी को राइजोम रोट रोग से बचाने के लिए नीम के केक का पाउडर डालें। आंध्र प्रदेश में किसान मूंगफली की बुवाई जारी रखें। आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय इलाकों के किसान धान और रागी की नर्सरी लगा लें। साथ ही यहाँ के कृष्णा गोदावरी इलाकों के किसान धान की पकी फसलों की कटाई कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। गेहूं की पैदावार के लिए बहुत ज्यादा तापमान की जरूरत नहीं पड़ती है। वैसे उन इलाकों में गेहूं की पैदावार अच्छी होती है जहां गेहूं के बढ़ने के समय मौसम ठंडा और नम हो, जबकि फसल पकने और कटाई के समय मौसम सूखा और गर्म हो। इसके बीज के अंकुरण के लिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान अच्छा माना जाता है, जबकि इसकी उपज के लिए 100 सेंटीमीटर से कम और 75 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा की जरूरत पड़ती है। यही वजह है कि गेहूं की बुआई अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक की जाती है। गेहूं की बुआई से पहले किसानों को कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए कि जिन बीजों की वो बुआई करें वो बीज साफ, स्वस्थ और प्रमाणित हो। गेहूं के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसके अलावा मिट्टी के परीक्षण के बाद सही समय और सही विधि से संतुलित मात्रा में उर्वरकों का इस्तेमाल करें तो किसान अच्छी पैदावार ले सकते हैं। अगर गेहूं की बुआई सीड ड्रिल से की जाए तो इससे उर्वरक और बीज की बचत की जा सकती है। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में
रक्षा संपदा दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय रक्षा संपदा प्रबंधन संस्थान में 7वें रक्षा संपदा दिवस व्याख्यान कार्यक्रम की मुख्य अतिथि के रूप में अध्यक्षता की। देश आज विजय दिवस मना रहा है। इस अवसर पर नई दिल्ली स्थित वॉर मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। विजय दिवस के अवसर पर मुंबई स्थित कोलाबा सैन्य स्टेशन में शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। संविधान पर विशेष चर्चा के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारा संविधान दुनिया का सबसे बेहतर संविधान है। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में तेज रफ्तार ने 6 लोगों की जान ले ली है। भानु प्रतापपुर दली राजहरा मार्ग पर भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। वे 73 साल के थे। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में 46 साल तक बंद रहे मंदिर के पास खुदाई के दौरान मां गौरी और माता पार्वती की प्राचीन मूर्तियां निकली हैं। ये मूर्तियां मंदिर के पास स्थित कुएं में खुदाई के दौरान निकली। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ मेले को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक थैला एक थाली अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत लोग थाली एकत्र कर रहे हैं और उसे महाकुंभ के लिए भेजा जा रहा है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत आज से हो रही है। 5 दिनों तक चलने वाले इस सत्र में कुल 4 बैठकें होंगी। राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। इसी सिलसिले में कल रात कई भाजपा नेताओं ने लोगों से मुलाकात की। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।